कॉमर्स एक्सेस। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आज हमारा जो न्यू टॉपिक है ये है मनी एंड बैंकिंग। हमने अपने इकोनॉमिक्स से सारा टॉपिक्स को कंप्लीट किया एंड हाँ, थोड़ा मतलब 2 वीक्स का टाइम था जिसमें मैं नहीं पढ़ा पाया, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट अभी हम लोग अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 2 वीक के लिए सॉरी। चलो, तो आज हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी सा टॉपिक, मतलब बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है। कुछ ही ज़्यादा करना नहीं। तो फर्स्ट वाली क्लास में हम लोग देखेंगे अपना मनी एंड सेकंड वाली क्लास में हम लोग देखेंगे बैंकिंग। बैंकिंग जो मतलब जनरली हम लोग अवेयर हैं यार, बैंकिंग का काम क्या होता है और क्या क्या उसके काम है, लेकिन तभी मैं आपको बताऊँ कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके काम क्या क्या हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सबसे आगे। तो मनी क्या होता है कि मनी में सबसे पहले देखो क्या हुआ कि पहले पैसा नहीं होता था। पैसा बोले तो कि पहले मतलब करेंसी नहीं होती थी। लोग क्या करते थे कि आप एक गाय लेके आए, ठीक है, और एक इंसान को अपनी बकरी लेके, बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं, बहुत पहले की बात, ठीक है। आप अपनी बकरी लेके, तो एक गाय से लोग 2-3 बकरियां इस तरीके से एक्सचेंज करते थे। तो और या फिर मतलब कि गेहूं से चावल को कर लिया, वीट से मेज से क्या नाम है, जैसे मक्के से बाजरे को कर लिया। तो इस तरीके से मतलब इन सब चीज़ों का आदान प्रदान होता था और इसमें किसी भी तरीके की कोई मनी का या फिर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज़ नहीं होता था। तो इसको हम लोग क्या कहते थे हमारे इसमें, बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। तो बार्टर एक्सचेंज बेसिकली यही था कि जिस समय पे सिर्फ कमोडिटीज टू कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब कोई भी गुड्स, तो गुड्स का, क्योंकि उस टाइम पे सर्विसेज तो होती नहीं थी, इतने पुराने जमाने की बात है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज, तो इसी को हम लोग कहते थे हमारा बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, और इसी को बार्टर या सिस्टम भी कहते हैं लोग। तो क्या होता है बार्टर एक्सचेंज? इट रेफर्स टू द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, ठीक है। एक क्या नाम है वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का विनिमय, तो इसको हम लोग क्या कहते थे हमारा बार्टर एक्सचेंज, या फिर हिंदी में अगर हम कहें तो क्या, वस्तु विनिमय। अगर हमसे पूछा जाएगा ना कि बार्टर एक्सचेंज में कौन से लिए इकोनॉमी चलती थी, तो उसमें हम कहेंगे C2C। C2C का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग चीज़ें होती हैं, बट ये हमको देखना है, ठीक है। C2C क्या है, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी चलती थी हमारी बार्टर एक्सचेंज के टाइम पे। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती थी बार्टर एक्सचेंज के टाइम पे, कि भाई आप अपनी एक गाय लेके गए, ठीक है, आप अपनी एक गाय ले गए, सामने वाला अपनी एक बकरी ले गया आपसे। मैं देखो गाय बकरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय पे और मतलब तेल साबुन और इस तरीके के गुड्स नहीं होते थे जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उस समय एग्रीकल्चर जो था वो हमारा बेसिकली मेन इकोनॉमी का आधार था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक मतलब एग्रीकल्चर ही चीज़ों का लेके चलेंगे। तो एक आप क्या लेके गए, आप लेके गए गाय, सामने लेके आए बकरी, ठीक है। आपने उससे बोला कि भाई मैं एक गाय के बदले में 4 बकरियां लूँगा। उसने बोला कि ऐसे कैसे, मैं तो तुमको 2 ही बकरियां दूंगा या सिर्फ एक ही बकरी दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्या होती थी ना कि आप एक तो पहले आपको सबसे पहले तो एक ऐसा बायर ढूंढना पड़ेगा कि जिसको गाय चाहिए हो, और आपको कोई ऐसा खरीद ढूंढना पड़ेगा जो बकरी बेच रहा हो, और उसके बाद में आपकी जो गाय है उसकी आपको वैल्यू तो पता ही नहीं है कभी भी कि आपकी गाय की वैल्यू कितनी है। तो ये आपको 2 बोले 4 बोले, तो आपको इसके हिसाब से बेचना पड़ेगा कि मतलब वो बोलेगा भाई मैं तो 2 ही बकरियों में बेचूंगा, खरीदना है तो खरीदो ना, आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज होती थी। और फिर क्या कि कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं हुई ना इसमें मेजर करने के लिए, कि मतलब आप अपनी सिर्फ और सिर्फ गाय बेचने के लिए आए हो और ये बकरियां बेचने के लिए आए, कि आपको इसकी वैल्यू पता है कि इसकी रियल में वैल्यू क्या है इस गाय की। भाई ये 50,000 की हो सकती है, 40,000 की हो सकती है, दूध के हिसाब से बकरियां हो सकती है 4,000 की, 5,000 की, 10,000 की। तो इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये बार्टर एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स यही थी कि मतलब अब देखते हैं आगे हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स क्या थी। अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि एक गाय के बदले में 2 बकरियां, ठीक है। यही चीज़ थी बार्टर एक्सचेंज की फेलियर की। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब मैंने जैसा आपको बताया कि मतलब आपको कोई एक ऐसा ही इंसान ढूंढना पड़ेगा जो बकरियां बेच रहा हो और जिससे क्या खरीदनी हो, गाय खरीदनी हो। बकरी वाले को कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसको क्या चाहिए हो, जिसको बकरियां चाहिए हो और वो क्या कर रहा हो, गाय को बेच रहा हो, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लेना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। आप एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दोगे ये आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी आ गया। फिर डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। अब देखो चलो ये तो गाय बकरी वाली बात होगी हमारी। कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास पोटैटोस हैं, ठीक है, आपने आलू की खेती करी, आप लेके गए उसको बेचने के लिए, और आप किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो कि गेहूं बेचे, बट आपको नहीं मिल रहा वो इंसान, ठीक है, जो गेहूं बेचेगा आपको। तो आप क्या करोगे, आप उसको स्टोर करके रखोगे। आपने मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन 3 महीने बाद तो भाई आलू खराब हो जाएगा ना आपका।
तो जब आलू खराब हो जाएगा तो आपकी जो वेल्थ थी वो क्या हुई, वेल्थ तो आपकी खत्म हुई। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी आपकी वैल्यू थी उस गुड्स की वो क्या हो गई आज के टाइम पे, वो जीरो हो गई, जब क्योंकि आपको कोई एक एग्जैक्टली बायर नहीं मिला। आपकी जो वेल्थ थी वो क्या हुई, वो स्टोर नहीं हो पाई। वहीं पे अगर आपके पास पैसा होता तो आप क्या करते, आलू को तुरंत मार्केट में बेचते। अब आलू तो भाई आपने किसी होलसेलर को बेचा, एग्रीकल्चर में किसी भी फार्मर ने, तो उसने स्टोर करके रख लिया और फिर उसने आगे फर्दर रीसेल कर दिया उसको। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आपके पैसे जो थे वो कभी खराब नहीं हुए। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। फिर एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि गाय के बदले में कितनी बकरियां जाएंगी आपको नहीं पता। ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एक मतलब वैल्यू नहीं है स्टैंडर्ड की जिसमें कि आप एक अपना अनुदान कर सकें, मतलब कि आप उसको चीज़ को खरीद या फिर बेच सकें। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम्स थी किसकी, बार्टर एक्सचेंज की। और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से किसका राइज हुआ, मनी का राइज हुआ। चलो आगे देखते हैं अब एवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या है, हमारा कमोडिटी मनी आई। कमोडिटी मनी का क्या था, बार्टर एक्सचेंज, कि आप ये देखो क्या ये तेल बरका और ये भेड़ लेके आया। ठीक है, अब तेल और भेड़ की वैल्यू को बेचने के लिए आया, तो कमोडिटी मनी यही थी। फिर क्या हुआ, फिर हमारी मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी का मतलब क्या था कि सिक्के विक्के जितने भी आना स्टार्ट हुए, अभी के सिक्के नहीं, पुराने जमाने में क्या होता है, गोल्ड के कॉइन्स होते थे, कॉपर के कॉइन्स होते थे। ठीक है, तो अब मेरे को आप नीचे कमेंट करके बताओगे, आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सबसे पहले इंडिया में कॉइन्स किसने जारी किए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा डेफिनेटली। और ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी हमारा बार्टर एक्सचेंज हुआ। फिर आता है हमारा मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी जो हमारे राजाओं लोगों ने स्टार्ट किया, जैसे कि गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स। ठीक है, फिर पेपर मनी आया। पेपर मनी जो अभी मॉडर्न टाइम में, जैसे कि हमारे जो नोट्स जो चल रहे हैं ना, ये लाइक 500 का, 100 का, 2000 का, इस तरीके के जो नोट्स हमारे चल रहे हैं, तो ये हमारा पेपर मनी था। फिर आया हमारा बैंक एंड क्रेडिट मनी। तो बैंक एंड क्रेडिट मनी का मतलब बेसिकली यही है कि आपका जो बैंकिंग का क्रेडिट कार्ड मिला, आपको डेबिट कार्ड मिला। ठीक है, जिसको हम आमतौर पर टोकन मनी भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो सबसे पहले क्या है हमारा, लिख लीजिए इसको, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी एंड बैंक एंड क्रेडिट मनी। ठीक, ये था हमारा क्या, एवोल्यूशन ऑफ मनी। फिर अभी हम आगे देखते हैं क्या आता है। जैसे अभी आ रहा है हमारा क्या है, क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, बिटकॉइंस वगैरह, तो ये भी एक मनी का टाइप है, ये भी एक एवोल्यूशन ही है एक मनी का। ठीक है, तो आगे ये भी किसी तरीके से आएगा कभी न कभी अगले फ्यूचर में। तो अब देखो मनी की आपको डेफिनेशन देखें हम लोग। तो मनी की जो सबसे बेसिक जो डेफिनेशन कही वो ये थी कि इट इज़ समथिंग विच हैज़ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसको हम एक्सचेंज के लिए एक मतलब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, कोई मना ना करे कि मतलब मुझे नहीं चाहिए भाई ये पैसा। ऐसा कोई करता है कि मुझे पैसा नहीं लेना। आपके अगर शैम्पू की, आप मान लो मार्केट में शैम्पू या तेल खरीदने के लिए जाते हो और उसकी कीमत 200 रुपये है, आप आरबीआई का नोट दिया आपने, आरबीआई मतलब असली नोट, नकली वाला नहीं, असली नोट दिया जो 500 रुपये उसकी वैल्यू थी, तो आपने 200 का खरीदा, 300 रुपये आपको वापस मिल गए। मतलब क्या हुआ, इसमें मीन्स ऑफ एक्सचेंज की जो वैल्यू थी ये कोई जनरली एक्सेप्टेबिलिटी वाली वैल्यू है ना। वो आपको ऐसे मना थोड़ी कर सकती कि भाई मैं आरबीआई का छपा हुआ नहीं, मैं तो उसका लूंगा जो मेरा मन करेगा, या मेरी जो अपनी फैक्ट्री में छपा हुआ नोट है मैं वाला लूंगा। ऐसा नहीं होगा ना, वो जनरली जो एक्सेप्ट कर रहा है हर कोई वो उसी को लेगा। और आपका मीन्स ऑफ एक्सचेंज भी हो गया, वो कैसे कि आपकी जो वैल्यू थी उसमें आपने उसको 200 का नोट दिया और उसने आपको क्या किया, 300 रुपये वापस कर दी क्योंकि उसकी वैल्यू 200 रुपये थी, तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज हुआ। ठीक है, एक मेजर ऑफ वैल्यू हुई, मतलब कि आप उसको मेजर कर सकते हो भाई 200 रुपये की वैल्यू 200 रुपये ही है। आपका मतलब ऐसा नहीं है ना कि शैम्पू के बदले मुझे तेल दो या मुझे शैम्पू के बदले में चावल दो, गेहूँ दो, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू को आप कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है कि मतलब आप अपने पैसे को संभाल के अपने घर में रख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। 3 चीज़ें क्या होनी थी, ये मनी की सबसे ज़्यादा मतलब ईजी डेफिनेशन है। फिर उसके अंदर वॉकर थे हमारे, एक अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सबसे अच्छी मतलब बहुत ही प्योर और बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन दी, मनी इज़ व्हाट मनी डज, मतलब पैसा वही है जो पैसा करता है। ठीक है, पैसा वही है जो पैसा करता है। सबसे मतलब एक 4 लाइन की डेफिनेशन और इतनी 4 वर्ड्स की, सॉरी 4 लाइन की नहीं, 4 वर्ड्स की डेफिनेशन और इतनी बड़ी डेफिनेशन कि मतलब जिसमें सारा का सारा एक मनी की डेफिनेशन को इसने समा दिया। ठीक है, जिसके अंदर से सैली गिमन आता है। तो इन्होंने क्या कहा, मनी इज वन थिंग दैट पोजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसको हर कोई स्वीकार करे मार्केट में। कोई ऐसा ना कह दे कि नहीं भाई मैं तो पैसा नहीं लूंगा, मैं तो ये चीज़ लूंगा, मैं तो वो चीज़ लूंगा। ठीक है, जिस तरीके से मतलब बार्टर एक्सचेंज नहीं चलेगा। फिर GDH कोल था, तो इन्होंने क्या किया
इन्होंने कहा मनी इज एनीथिंग दैट इज हैबिचुअली एंड वाइडली यूज्ड एज मीन्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, मीन्स ऑफ पेमेंट होना चाहिए, एंड इज जनरली एक्सेप्टेबल इन द सेटलमेंट ऑफ डेट्स। डेट्स का मतलब है कि आप किसी भी तरीके का अगर पैसा किसी को भी दे रहे हो उसमें उसकी एक जनरली एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्हीं सब डेफिनेशंस को क्या किया गया, एक बनाया गया, और उसके बाद में ये एक बड़ी डेफिनेशन मनी की क्या की गई, दी गई। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी। देखो फंक्शंस ऑफ मनी में ना 4 चीज़ें आती हैं, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, याद कर लो, रट्टा मार लो। मनी का अगर क्वेश्चन आए तो उसमें फंक्शंस ऑफ मनी पूछना बहुत ही आम सी एक बात है, मतलब आपको मनी में क्योंकि कुछ पूछेगा नहीं, मनी की डेफिनेशन क्या होगी, इतनी इजी सी डेफिनेशन भाई कोई भी बता देगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, मनी का अगर क्वेश्चन आए तो उसमें फंक्शंस ऑफ मनी पूछना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मनी हैज़ मेड इकोनॉमिक लाइफ सिस्टमेटिक। ठीक है, मनी ने क्या किया, एक सिस्टमेटिक एक इकोनॉमिक लाइफ को जन्म दिया है, ऑर्गेनाइज्ड किया है, कैसे, बाय परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। अब कुछ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मनी के, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंसान की मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी भी हो गई, हम ये कह सकते हैं। तो और उसके अंदर क्या है, अब हमारे मेजर फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। ये हमारे क्या है, 4 मेजर क्या है फंक्शंस ऑफ मनी है, एक मीडियम, एक मेजर और एक स्टैंडर्ड एंड एक स्टोर। मतलब एक मीडियम है एक्सचेंज का, एक मेजर है वैल्यू का, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, या फिर एक मतलब मनी के एक स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। मनी के एक स्टैंडर्ड अपनी एक वैल्यूज होती है ना, कि आरबीआई ने 500 रुपये है तो 500 ही रुपये, अब उसको कोई आपको 450 रुपये नहीं कह सकता, एक स्टोर कर सकते हैं उसको हम। ठीक है, यही इसके 4 क्या हैं, फंक्शंस हैं। देखो मनी इज अ मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। हम लोग इस तरीके से इकोनॉमिक्स अपने पढ़ते थे तो इस तरीके से याद करते थे, किस तरीके से, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, MMSS। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, इतनी ईजी चीज़ है, मतलब मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो MMSS, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना आगे फ्यूचर में जब पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो देखो इस तरीके से आप लोग चारों को याद करेंगे। अब देखो क्या होता है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ऐसी चीज़ है भाई जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको 12 बता रहा हूँ। ठीक है, आप 500 रुपये, मतलब आज ऐसा क्या हुआ कि आपने किसी से 500 रुपये उधार लिया, कल को अगर वो आपका मतलब अच्छा दोस्त है तो उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगाएगा, तो आपसे 500 रुपये मांगेगा ना, ऐसे नहीं कहेगा ना कि मुझे भाई कि तू कोई और चीज़ ला के दे या ये कर, तो आप 500 रुपये की उसको वैल्यू दोगे। ठीक है, फिर क्या होता है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया कि आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो तो आप उसको 500 रुपये की कोई भी सामान खरीदो तो आप उसको 500 रुपये देते हो। वो मना नहीं करेगा ना कि नहीं भाई मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 500 रुपये के तौर में मतलब मुझे कुछ कमोडिटी चाहिए। तो आप बोले यार पागल है तू, ये सब तो चलेगा भाई, ये सब राज, अब ये सब नहीं चलता, अब पैसा चलता है, अब पैसा ही बोलता है। ठीक है, तो मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर मेजर ऑफ वैल्यू की, मतलब हम इसको एक वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। 500 रुपये की चीज़ 500 ही रुपये की है, कोई मतलब आगे पीछे कुछ नहीं है कि मतलब पुराने ज़माने में कि भैया एक गाय की वैल्यू 2 बकरी 3 बकरी, तो इस तरीके की चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। एक मतलब ऐसा है कि आपको पेमेंट जो भी कुछ करनी है तो उसके लिए आप मनी को यूज़ कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड को कर देती है, मतलब 500 रुपये की चीज़ 500 ही रुपये की है। मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आपने 500 रुपये आज अगर स्टोर कर लिए तो क्या वो कल वो सड़ जाएंगे क्या? अगर आपके घर में चूहे नहीं है, चूहे उसको नहीं खुद रहे हैं, तो क्या उसकी वैल्यू कोई खत्म हो जाएगी? हाँ, वो पता लगे अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू खत्म ही है। लेकिन अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा, क्या आपके 500 रुपये की वैल्यू हमेशा क्या है, 500 रुपये ही है। और देखो डिमोनेटाइजेशन होने पर ना आपके 500 रुपये की वैल्यू खत्म नहीं हुई। आरबीआई ने बोला भाई आपके 500 रुपये आप लेकर आपको 500 ही रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब वैल्यू तो खत्म उनकी हुई जिन्होंने कुछ काला धन रखा होगा, तो वो बात अलग है। बट वही है कि आपकी ना कभी वैल्यू खत्म नहीं होती मनी की है। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूज़ कर रहे हो तो मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, ये 4 तरीके के फंक्शंस ऑफ मनी है। चलो आगे देखते हैं। आगे एक प्रोफेसर किनले था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंक्शंस किए 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया। क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। इन्होंने इसको क्या किया, मीडियम मेजर को एक उसमें कर दिया, फिर उन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, और इन तीनों को इन्होंने एक में कर दिया। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स इन्होंने एक बनाया। ठीक है, हाँ होता है भाई, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स एक मनी की एक फंक्शन है। कैसे कि आप किसी को भी अगर यहाँ से 500 रुपये ट्रांसफर करोगे तो वो क्या उसके पास में जाके 400 हो जाएंगे? नहीं, वो उसके पास में हमेशा जाके 500 ही रहेंगे। ठीक है, फिर एक कंटिंजेंट जो फंक्शंस बताया उन्होंने, तो इन्होंने क्या कहा, बेसिस ऑफ क्रेडिट, मतलब आप उधारी दे सकते हो, ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब कि
वेजेस हैं, सैलरीज है, इसके रूप में आप पे कर सकते हो। पहले ज़माने में क्या होता था, आज के ज़माने में मतलब कुछ पिछड़े इलाकों में क्या होता है ना कि लोग काम करवाते हैं, फिर क्या करते हैं कि उनको गेहूँ दे देते हैं कि मतलब आप आज काम करो, तुमको 2 किलो गेहूँ दे देंगे। अब भाई ये कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप 2 किलो वैल्यू कितनी होगी, 30-40 रुपए की, आप 40-50 रुपए का मतलब दे रहे हो पूरे दिन काम करवा के, और वो इंसान उसमें खुश हो जाता है क्योंकि उसके इसमें खाने के लिए खाना नहीं है। तो मतलब ये बड़ा टॉपिक है भाई इकोनॉमिक्स का। लेकिन हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि वेजेस सैलरी के रूप में दे सकते हो, बेसिस ऑफ क्रेडिट मतलब कि आप इसको आज के रूप में कुछ भी देते हो, कल भी आपकी वैल्यू उतनी रहती है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। इसका मतलब ये है कि आपकी मनी की जो वैल्यू है, मतलब आप कैसे, एक मान लो कि चलिए एग्जाम्पल देता हूँ कि एक गाय है, ठीक है, और गाय को आप कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक वैल्यू लगेगी ना कि मतलब आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा कि जो उस गाय को खरीद सके, फिर उसके बाद में वो उस पैसे पे राजी हो, तो तब आपकी कहीं जाके उसकी आप वैल्यू ला सकते हो, तब आपके पास में उस चीज़ का पैसा आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई लिक्विडिटी नहीं है उसकी, मतलब कि आपको जब पैसे की जरूरत है, क्या गाय आपको तब तब तुरंत पैसा दे सकती है? नहीं। लेकिन अगर आपके पास में 1000 रुपये पड़े हुए और 500 रुपये का आपको, मतलब मानो कि आप यहाँ से निकल रहे हो, आपको कोई दवाई की अर्जेंसी पड़ी कि आपको दवाई खरीदनी है और आपने 500 रुपये की दवाई खरीदी, तो 500 रुपये की आप दवाई खरीद सकते हो ना। ऐसा नहीं है ना कि गाय की तरह मतलब पहले आपको उस गाय का कोई बायर ढूंढना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि आप उसको कितना जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो करेंसी और मनी इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, ठीक है, ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ का मतलब सबसे ज़्यादा जो तरलता अगर है किसी भी चीज़ में, तो किस में है, मनी या फिर करेंसी में है। ओके, अगर आप इंडियन और असली इकोनॉमी करेंसी यूज़ कर रहे हो तो, नकली का नहीं कह सकते। चलो, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब देखो क्या हुआ कि आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, तो इसका नाम क्या था, हमारा रिकमेंडेशन दी थी किसने, सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई ने। ठीक है, मनी सप्लाई के ऊपर कमेटी बनाई गई आरबीआई के द्वारा 1977 में, नोट डाउन कर लेना। और इसमें क्या किया गया, इसमें मनी सप्लाई में 4 दिए गए, क्या, M1, M2, M3, M4। पढ़ते तो बहुत है सर, पर समझ में नहीं आता है क्या। ठीक है, पढ़ते तो बहुत है पर समझ में नहीं आता है क्या। देखो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी सा है। इसमें क्या किया गया ना, आरबीआई ने बोला कि भाई मनी सप्लाई होती है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब हम इन्फ्लेशन और बजट वाला अपने चैप्टर पढ़ेंगे। बट अब अभी इतना याद रखो कि बाजार में कि मनी की उपलब्धता कितनी है। ठीक है, इसको हम बेसिक जो हिंदी में कहेंगे तो ये कहेंगे मनी की उपलब्धता कितनी है, मतलब मनी कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, जब मनी चाहिए उसमें सप्लाई कितना है, फ्लो कितना है मनी का मार्केट में। तो आरबीआई ने क्या करना, आरबीआई ने जो कमेटी बनाई तो उसमें आरबीआई ने पता लगाया कि M1 जो थी उसमें जो जितनी भी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की उसकी क्या थी, उसकी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी थी, M2 की उससे कम थी, M3 की उससे कम थी, और सबसे कम किसकी थी, M4 की थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा होता क्यों है कि इसकी सबसे कम है M4 की और M1 की सबसे ज़्यादा। देखो M1 में चीज़ें क्या हैं, M1 को एक और चीज़ कही गई, M1 को कहा गया कि इसको मोस्ट लिक्विड और ईजिएस्ट फॉर ट्रांजेक्शन कहा गया। ठीक है, कैसे, क्योंकि M1 में चीज़ें क्या क्या इंक्लूड हैं कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, आपके पास में जो पैसा पड़ा हुआ है ना, मतलब आपने जो सेविंग्स किया, आपकी जो अर्निंग्स है वो क्या है, वो M1 में आता है। प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स, मतलब आप बैंक में जाते हो, भैया बोलते हो कि मेरा पैसा निकाल दो, एटीएम से आके आपने पैसा निकाल लिया, या आपका क्या हुआ, आपने बैंक से पैसा निकाल लिया। ठीक है, आपकी क्या मोस्ट लिक्विड है ना ये। आपको ऐसा नहीं है ना कि बैंक से जाके लोन लेना पड़ा या कुछ भी अपनी गाय बेचनी पड़ी, ऐसा नहीं है। आपने जो जगह है आपने अपना सीधा पैसा निकाल लिया, या फिर डिपॉजिट्स हेल्ड विद आरबीआई। ठीक है, और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आरबीआई के पास में किसी बैंक ने अपने रखी हुई, आप डायरेक्टली जाके आरबीआई में कभी भी डिपॉजिट नहीं करवाते। ठीक है, बैंक्स रखती हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या था, मोस्ट लिक्विड था, क्योंकि देखो इसमें चीज़ें क्या क्या है, करेंसी मतलब जो आपके पास में जो पैसा की, आपके पास में जो भी पैसा आप क्या करोगे, हाल के हाल मार्केट में अगर भाई आपने टिक्की, आपको बहुत पसंद थी, आपने टिक्की जाके खा ली, तो इसमें क्या आपको कोई जरूरत पड़ी है कुछ भी चीज़ बेचने की, खरीदने की, नहीं। तो ये क्या हुआ, आपका मोस्ट लिक्विड फॉर्म हुआ M1। ठीक है, ये देखो 3 चीज़ें लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, CDD-OD। सी के बाद में क्या था हमारा D, D के बाद में फिर क्या था हमारा OD। ठीक है, M1 में क्या था हमारा, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स और डिपॉजिट्स हेल्ड विद आरबीआई। ठीक है, M1 इक्वल्स टू C + DD + OD। चलो M1 समझ में आना है कि ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म क्यों है। चलो अब आते हैं हम लोग किसमें, M2 में। अब M2 क्या होता है, M2 भी यही नैरोइंग मनी है, लेकिन इसमें मतलब थोड़ा M1 से ज़्यादा चीज़ है। अब क्या कि M2 इज इक्वल्स टू M1। M1 में क्या थी हमारी 3 चीज़ें, CDD + OD, मतलब करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस करेंसी हेल्ड विद आरबीआई। तो ये तो 3 चीज़ें हैं इसमें, प्लस इसमें एक और चीज़ क्या हुई, सेविंग्स ऑफ द पीपल विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो
क्या होता है ना कि मार्केट में आपके पास तो जो बैंक्स थे, आपने अपने बैंक से मतलब पैसा निकाल लिया तो वो तो हमारा M1 में आ गया, बट आपने कुछ अपनी सेविंग्स करवा रखी। अब सेविंग्स से क्या है कि आपको कोई फिक्स ड्यूरेशन होता है, मतलब आपने एफडी करवाई तो 1 वीक का, आप मतलब मान लो 1 वीक का भी करवा सकते हो, 1 महीने का भी करवा सकते हो, 1 साल, 10 साल, 20 साल, तो कितना का भी आप एफडी करवा सकते हो। ठीक है, तो उसी के तुर में क्या होता है कि जब आपकी एफडी पूरी होगी या जब आपका सेविंग्स अकाउंट कंप्लीट होगा तभी तो आप पैसा निकाल सकते हो उसमें से। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, तो एमटी थोड़ा कम लिक्विड हुआ उससे, क्यों, क्योंकि उसमें M1 तो था, प्लस उसमें सेविंग्स ऑफ द पीपल विद पोस्ट ऑफिस ये भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, M2 समझ में आया, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं यार, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, M1 इक्वल्स टू क्या था हमारा, ओ पब्लिक, सॉरी सी, ओ नहीं सी की मतलब करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। ठीक है, फिर क्या है हमारा DDI है, उसमें क्या था हमारा कि जो हमारे बैंक में जितनी भी हमारी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, और फिर तीसरी चीज क्या थी हमारी ओडी का मतलब जितना भी हमारा क्या है RBI के साथ में हमारा डिपॉजिट है। ठीक है, फिर जो अब M2 में क्या चीज इंक्लूड हो गई, एक और सेविंग्स ऑफ द पीपल विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब M3 आया, M3 को हम लोग क्या कहते हैं, M3 को हम लोग ब्रॉड मनी भी कहते हैं। M1 एंड M2 हमारा नैरो मनी था, M3 क्या है हमारा ब्रॉड मनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में तो देखा जाता है ना अगर कि मतलब मनी सप्लाई कैलकुलेट करनी है तो वो M3 के ऊपर ही की जाती है। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो इसमें क्या क्या होता है, M1 और M2, तो M1 किस में इंक्लूड था, M2 में हमारा इंक्लूड था। ठीक है, अब जब हम M3 में आए तो उसमें M2 इंक्लूड है, तो उसमें क्या है, इससे ऑब्वियसली बात क्या है कि जो हमारा M1 था वो भी हमारा इसमें इंक्लूड है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। M3 इक्वल्स टू क्या होता है, M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। हमने अगर कोई भी डिपॉजिट हमारा कमर्शियल बैंक के साथ में किया हुआ है तो वो हमारा M3 में जाके इंक्लूड होता है। क्यों, देखो आपको पता है पोस्ट ऑफिस में ना पैसा सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, मतलब अगर कभी भी आपातकालीन स्थिति आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्या आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी है, कि 1919 में जब प्रॉब्लम थी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी थी या नहीं लगी थी। ठीक है, चलो अगर M3 में क्या होता है ना कि M2 प्लस नेट, अच्छा मैं वो बता रहा था आपको, तो क्या होता है जब भी अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लगती है ना तो आपका जो पैसा है किस में, पोस्ट ऑफिस में, सिर्फ वही सिक्योर्ड रहता है। कमर्शियल बैंक में जितना भी आपका पैसा है वो सिक्योर्ड नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट आपका वाला पैसा सीज कर सकती है, बट आपका जो पोस्ट ऑफिस में जितनी भी डिपॉजिट्स हैं वो गवर्नमेंट कभी सीज नहीं कर सकती। ठीक है, तो मोस्ट सेफेस्ट जो पैसा है आपका वो किस में है, पोस्ट ऑफिस में है, डिपॉजिट में। चलो आगे देखते हैं, तो M3 में क्या इंक्लूड होता है हमारा, M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। ये चीज समझ आई। देखो एग्रीगेट मनी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री क्या है, इफ मनी सप्लाई इन द कंट्री इज यूज्ड यूजिंग M3 मेजर्स बट वी फाइंड इज कॉल्ड एग्रीगेट मॉनेटरी। ठीक है, M3 को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये भी कहा जाता है क्या, M3, यहाँ पे M3 होना था, ये कॉमा हो गया गलती से। ठीक है, तो आप यहाँ पे M3 कर लेना, और ये चीज याद रखना कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री किसको हम कहते हैं, M3। M1, M2, M3। अब जो हमारा लीस्ट जो क्या है, लीस्ट लिक्विड जो फॉर्म है मनी की वो क्या है हमारा, M4। अब M4 को हम लोग क्या कहते हैं, M4 कंसेप्ट इज द मनी सप्लाई स्टिल ब्रॉडर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रॉडर है, इट इज़ ब्रॉडर इवन देन M3। M3 से भी ज़्यादा ब्रॉडर है ये टर्म। बिसाइड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ M3, इसमें सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हमारे M3 के वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड द सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इसमें चीज इंक्लूड नहीं होती, बट हमने जितनी सेविंग्स करवा रखी है किसमें, पोस्ट ऑफिस में, वो क्या होगा, वो इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, देखो M2 में क्या था हमारा, सेविंग्स ऑफ द पीपल विद पोस्ट ऑफिस, और इसमें क्या हमारा सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंस आ रही है, ये चीज़ याद रखना। M4 में हमारा क्या होता है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस। मैंने आपको बताया सेविंग्स क्यों, क्योंकि आपका सेविंग्स जो अकाउंट है वो लिक्विड नहीं होता, वो एक सर्टेन पीरियड बाद ही मैच्योर होता है। ये चीज़ अलग है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जितने भी हमारे, ठीक है, आप इनको याद रखना कि इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। मनी का एक एक कंसेप्ट समझा दिया, मनी की डेफिनेशन बताई, मनी की जरूरत क्यों पड़ी मार्केट में, पहले किस तरीके से बार्टर एक्सचेंज था वो चीज़ बताई। अब एक और जो क्या है हमारा स्टैटिक जो चीज़ है वो ये है कि M1 क्या है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। भाई पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी कौन सी थी, M1, M2, M3, M4। आप लगा के आओगे M4, नंबर कितने मिलेंगे, -0.25।
आप लगा के M1 नंबर कितना मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। और यही 1 नंबर जो है ना, यही आपका क्या है सिलेक्शन में डिफरेंस करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेना। M1 क्या है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। M4 क्या है, लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, और पैसे की सबसे कम तरलता और पैसे की कम से कम तरल रूप। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते की जो वीडियोस नहीं आई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब से वीडियोस जो है वो रेगुलर आएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को जो आपको अच्छी लगी। और मेरे को पक्का यकीन है कि आपको वीडियोस अच्छी ही लगी होंगी, हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाया है। और आप अगर अपने दोस्तों को भी अपने सामने पढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको बताइए, उनके साथ में शेयर कीजिए, बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सिस आप लोग को एक फ्री में बैच पूरा का पूरा दे रहे हैं और एक भी आपसे पैसा चार्ज नहीं कर रहे एक भी चीज़ का। ठीक है, आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।